ये है अकीरा, एक ऐसा लड़का जो गेमिंग का दीवाना है और सिर्फ दिन रात बस कंप्यूटर के ऊपर गेम खेलता रहता है। वो अपने अपार्टमेंट में बिल्कुल अकेला रहता है, जिसकी हालत बहुत खराब होती है। एक दिन जब वो स्कूल जा रहा होता है और अपने मोबाइल पर गेम खेल रहा होता है, तभी दो लड़कियां उसे देखती है और कहती है, क्या ये वही अकीरा है जो स्कूल में, क्लास में और ब्रेक के समय भी गेम ही खेलता रहता है, फिर भी हर एग्जाम में टॉप करता है? क्या ये मुमकिन भी है? अकीरा ये सब सुन लेता है और सोचता है, उसे समझ नहीं आता कि लोग सब कुछ इतना मुश्किल क्यों बना देते हैं। वो तो बिना पढ़ाई करे एग्जाम को आसानी से टॉप कर देता है और बाकी समय सिर्फ गेम ही खेलता है। तभी अचानक उसके सामने एक बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है और एक टाइमर स्टार्ट होता है सिर्फ 5 सेकंड्स का। जैसे ही टाइमर 0 होता है, मॉन्स्टर अकीरा पे हमला कर देता है। अकीरा उसके दोनों अटैक से बच जाता है, लेकिन जमीन पे गिर जाता है। वहीं उसे एक साइकिल दिखाई देती है। वो उस साइकिल को उठाता है और तुरंत वहां से भागने लगता है, लेकिन मॉन्स्टर उसका पीछा करने लगता है। अकीरा अभी भी कंफ्यूज होता है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी उसे सामने एक पुरानी बिल्डिंग दिखती है जहाँ कोई नहीं रहता है। वो उस बिल्डिंग में छुपने की सोचता है और बिना टाइम वेस्ट किए वो उस बिल्डिंग की तरफ भाग जाता है। मॉन्स्टर उसके पीछे पीछे आ जाता है, लेकिन अकीरा एक जगह पर छुप गया होता है। मॉन्स्टर का पैर पत्थर पे फिसल जाता है, लेकिन फिर भी वो एक बड़ी जंप मार के दूसरी साइड तक पहुंच जाता है। अकीरा छत की तरफ भागता है और मॉन्स्टर भी उसके पीछे होता है, लेकिन इस बार अकीरा तैयार होता है एक प्लान के साथ। वो एक रस्सी पकड़ के वहीं खड़ा होता है। जैसे ही मॉन्स्टर आता है, वो उस ट्रैप में फंस जाता है और तभी ऊपर से एक बड़ा बैरल उस पर गिरता है, लेकिन मॉन्स्टर फिर भी जिंदा होता है। वो बैरल को एक साइड में फेंक देता है और फिर से अटैक करने की तैयारी करता है। अकीरा तुरंत समझ जाता है कि मॉन्स्टर फिर से वैसे ही जंप करेगा जैसे उसने पहले किया था, तो वो एक लोहे की रोड को वहां सेटअप करता है। जैसे ही मॉन्स्टर जंप करता है, उसका पेट उस रोड पे लग जाता है। उसके पेट से खून का फाउंटेन निकलता है। वो मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है और अकीरा उससे बच जाता है। लेकिन तभी अचानक एक लड़की पीछे से आती है और कहती है, उसे लगा नहीं था कि वो उसके पेट को इतनी आसानी से हरा देगा। तभी फिर से एक 5 सेकंड्स का टाइमर शुरू होता है। जैसे ही टाइमर 0 होता है, अकीरा का हाथ उसके बॉडी से अलग हो जाता है और वो जमीन पे गिर जाता है। वो लड़की स्माइल करके कहती है, अब असली खेल शुरू होगा। उसके बाद जब अकीरा की आंखें दोबारा खुलती है, वो देखता है कि उसके आसपास काफी सारे लोग हैं जिनके सभी के हाथ बंधे हुए हैं और उसके भी। वो नोटिस करता है कि उसका हाथ पहले की तरह फिर से नॉर्मल हो चुका है। तभी वही लड़की एक स्टेज पे आकर सबके सामने खड़ी होती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है। उस लड़की का नाम होता है मियोन। वो सबको बताती है कि उन्हें एक एक्सपेरिमेंट के लिए चुना गया है, एक स्पेशल प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के लिए, और अब उन सभी का नाम नेशनल रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। मतलब सोसाइटी के लिए अब वो सभी लोग मर चुके हैं। तभी उनमें से एक बंदा चिल्लाता है, ये बकवास बंद करो। लेकिन मियोन बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी तरफ अटैक करती है और तुरंत उसकी जान ले लेती है। फिर वो एक स्माइल के साथ कहती है, शुक्रिया सभी लोगों के लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल बनने के लिए। उसके बाद वो सबको समझाती है कि जैसे उन्होंने देखा, वो अपने हाथ को एक कैनन में बदल सकती है। वो बताती है कि उन सबको भी इसी तरह के स्पेशल एबिलिटीज मिली है जो वो अपने बैटल्स के समय इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अभी उन सब के हाथ में जो शेकल्स हैं, वो उन्हें उनकी पावर यूज करने से रोक रहे हैं। जब ये शेकल्स ग्रीन हो जाएंगे, तब वो अपनी एबिलिटीज को यूज कर सकते हैं। वो कहती है कि यहाँ कोई रूल नहीं है कि कौन किसे मारेगा, बस एक ही रूल है, कैसे भी जिंदा बचना। यही उनके प्रोग्राम के रूल्स हैं। फिर मियोन सीधा अकीरा की तरफ देखती है और कहती है, लगता है उसे इस टाइप के गेम्स काफी पसंद है। अकीरा कुछ जवाब नहीं देता। तभी एक और बंदा आगे बढ़ के पूछता है कि वो है कौन, ये जगह क्या है और वो उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। मियोन शांति से कहती है, बदकिस्मती से वो इन सवालों का जवाब नहीं दे सकते। वही आदमी फिर से पूछता है कि उसने उसे क्यों मारा। जो पहले सवाल कर रहा था, वो उसे बिना मारे भी रोक सकती थी। मियोन एक स्माइल देती है और कहती है, अच्छा सवाल है, पर उसने उसे इसलिए मारा क्योंकि वो एक बुरी इंसान है। अब मिल गया सवाल का जवाब। तभी एक और लड़की बीच में सवाल पूछती है कि उसने उन सभी को ही क्यों चुना। मियोन कहती है, वो सब रैंडमली चूज किए गए हैं, बस और कुछ नहीं। उसके बाद सबको उनके रूम्स में ले जाया जाता है। जब अकीरा अपने रूम में पहुंचता है, तो उसके शेकल्स अपने आप खुल जाते हैं। वही टेबल पर एक पेपर पड़ा होता है, उसमें उसकी एबिलिटी के बारे में लिखा होता है। जैसे ही अकीरा उसे पढ़ता है, वो शॉक हो जाता है, लेकिन अभी तक उस एबिलिटी के सारे डिटेल्स उसे बताए नहीं गए थे। तभी मियोन उसे स्क्रीन पर देख रही होती है और बताती है अकीरा उसका फेवरेट है। फिर वो कहती है, चलो अब पहला प्रोग्राम शुरू करते हैं। राउंड स्टार्ट हो जाता है। अकीरा एक क्लासरूम में एंटर करता है, जहाँ उसका अपोनेंट एक चेयर पे बैठा होता है, हाथ में एक लकड़ी की डंडी लेकर।
तभी 5 सेकंड्स का टाइमर शुरू हो जाता है और जैसे ही वो 0 होता है दोनों के शेकल्स खुल जाते हैं। अपोनेंट तुरंत अपनी लकड़ी को एक स्वॉर्ड में बदल देता है और बिना रुके अकीरा पे अटैक करने लगता है। अकीरा उसके अटैक्स को लगातार डॉज करता है और एक चेयर को उठाकर सीधा उसके मुंह पे मार देता है। फिर वो उस पर एक के बाद एक काफी सारी चेयर्स उठाकर फेंकने लगता है, लेकिन अपोनेंट हर चेयर को एक एक करके काट देता है। अकीरा तुरंत क्लासरूम से भाग जाता है और अपोनेंट उसके पीछे जाता है। दोनों एक नई एरिया में पहुंच जाते हैं। वहाँ अपोनेंट देखता है कि अकीरा एक जगह कॉन्फिडेंटली खड़ा होता है, जैसे वो उसका वेट कर रहा हो। अपोनेंट कहता है अभी थोड़ी देर पहले तो वो भाग रहा था, अब वो इतना कॉन्फिडेंट है, क्या उसके पास कोई प्लान है? अकीरा कहता है कि वो अपनी एबिलिटी को यूज करने में काफी हिचकिचा रहा था क्योंकि वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। अपोनेंट तुरंत अटैक करता है, लेकिन अकीरा बोलता है इल्यूजन, और फिर कहता है उसकी एबिलिटी है अपने हाथ को एक कैनन में बदलना। अपोनेंट शॉक हो जाता है और डर के मारे सोचता है क्या इसके पास भी मियोन जैसी ही एबिलिटी है, और वैसा ही होता है। अकीरा का हाथ एक कैनन में बदल जाता है। फिर वो एक पावरफुल बॉम्ब फायर करता है जो उसके अपोनेंट को सीधा दीवार से टकरा देता है। अकीरा आगे बढ़कर कहता है कि वो या तो सरेंडर कर दे वरना उसका नेक्स्ट अटैक बिल्कुल तैयार है। अपोनेंट पहले थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन जब वो अकीरा की आंखों में देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि अकीरा कितना डेंजरस है। वो तुरंत सरेंडर कर देता है। इस तरह अकीरा वो राउंड जीत जाता है और उसका हाथ वापस नॉर्मल हो जाता है। मियोन ताली बजा रही होती है और अपने साथी से पूछती है तो क्या अकीरा ने उसे मना लिया कि उसकी एबिलिटी कैनन है? फिर वो एक स्माइल के साथ कहती है हाँ, उसने यही बोला था, लेकिन वो झूठ बोल रहा था। स्टोरी को अच्छे से समझने के लिए अब हम वापस चलते हैं उस मोमेंट पर जब अकीरा ने पेपर पर अपनी एबिलिटी पढ़ी थी। उस पेपर में लिखा था उसकी एबिलिटी वही होगी जो उसका सामने वाला अपोनेंट मान ले। मतलब दूसरे शब्दों में अकीरा अगर अपने अपोनेंट को विश्वास दिला दे कि उसकी एबिलिटी हाथ को कैनन में बदलना है, और अगर अपोनेंट उस बात को सच मान ले, तो अकीरा वैसी एबिलिटी को यूज कर सकता है। और ये एबिलिटी कितनी ज्यादा खतरनाक है ये हम क्या अकीरा खुद नहीं जानता है, क्योंकि उसके पास सिर्फ कोई एक पावर नहीं है। अब हम शिफ्ट होते हैं एक नए कैरेक्टर पर जिसका नाम होता है यूरी। यूरी को उसकी बैटल के लिए ले जाया जाता है। उसका अपोनेंट एक बूढ़ा आदमी होता है जिसके पास एक अजीब सी एबिलिटी होती है। वो सिर्फ किसी को सूंघ करके उसका स्टेट बता सकता है। वो यूरी को सूंघता है और कहता है वो शादीशुदा नहीं है। वो शर्मा जाती है। यूरी उससे कहती है वो उससे दूर रहे क्योंकि वो बहुत ज्यादा अजीब और डरावना है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी उस पर अटैक करने जाता है जब टाइमर स्टार्ट होता है। जैसे ही शेकल्स टूटते हैं, यूरी अपनी फुल पावर लगाकर उसके चेहरे पर एक जबरदस्त किक मार देती है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी अपने चेहरे से खून को हटा देता है जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो और वैसे ही खड़ा हो जाता है। फिर वो यूरी से गुस्से में घटिया तरीके से बातें करने लगता है और अचानक वो अपने पैंट्स उतार के अपना घटिया रूप दिखाता है। वो एक बिल्कुल ठरकी इंसान होता है। फिर वो उस पर दोबारा चार्ज करने लगता है, लेकिन यूरी शॉक में थी इसलिए वो कुछ रिएक्ट नहीं कर पाती है। वो आदमी उसे पकड़ लेता है और दोबारा सूंघने लगता है और कुछ घटिया बातें भी बोलता है। तभी यूरी को अपना पुराना और खौफनाक दर्द याद आता है। वो गुस्से से बाहर आती है और उस आदमी के हाथ को पकड़कर तोड़ देती है। वो दर्द के कारण पीछे हट जाता है, लेकिन यूरी उसे कोई मौका नहीं देती है। वो अपनी पूरी ताकत से जमीन पे पंच मारती है जिससे बहुत सारी धूल वहाँ उड़ने लगती है। फिर वो उस धूल के अंदर से अचानक उसके पीछे आकर एक फाइनल बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक से उसको मारती है और उसी अटैक से उसकी जीत के साथ बैटल खत्म हो जाता है। और वैसे यूरी की एबिलिटी है अपनी फिजिकल पावर्स को 5 गुना बढ़ाना। जब ये सब होता है तो देखने वाले काफी चौंक जाते हैं, क्योंकि यूरी की एबिलिटी ऐसी है जिसके साथ पावर बढ़ने पर जल्दी मूवमेंट करना काफी मुश्किल होता है, पर वो फिर भी बहुत अच्छे तरीके से मूव कर पा रही होती है। क्या ये लड़की कोई जीनियस हो सकती है? कुछ घंटों बाद अकीरा को सेकंड प्रोग्राम के लिए ले जाया जाता है। उसे एक रूम में 4 और लोगों के साथ रखा जाता है। मियोन स्पीकर के जरिए उन सभी लोगों को एक्सप्लेन करती है कि सेकंड प्रोग्राम टीम बैटल्स का होगा, 5 वर्सेस 5। यह कहकर वो कॉल को काट देती है, सबको कंफ्यूजन में छोड़कर। उनमें से एक बंदा कहता है लगता है वो सभी एक टीम है, क्यों ना इस वक्त को वो एक दूसरे को समझने में लगा है। वो अपना परिचय देता है और अपनी एबिलिटी बताता है, बटन्स को रस्सी में बदलना। सब सोच रहे होते हैं ये क्या घटिया एबिलिटी है। फिर यूरी अपना इंट्रोडक्शन देती है और अपनी एबिलिटी एक्सप्लेन करती है, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को 5 गुना बढ़ाना। और वो लड़का जिसका नाम केरेसाकी होता है अपनी एबिलिटी बताता है, वो किसी भी स्टिक को स्वॉर्ड में बदल सकता है। वो बड़ा आदमी भी फिर अपनी एबिलिटी समझाता है कि वो कुछ सेकंड्स के लिए इनविंसिबल हो सकता है, लेकिन वो कहता है उसे ऐसी पावर यूज करना पसंद नहीं है जो उसे फोर्स करती हो बिना उसकी मर्जी के। अब अकीरा की बारी आती है, लेकिन वो थोड़ा हिचकिचाता है और अपने मन में सोचता है क्या उसे अपनी असली एबिलिटी बतानी चाहिए। बिल्कुल नहीं। फिर वो उनसे कहता है उसकी एबिलिटी है अपने हाथ को कैनन में बदलना,
लेकिन अंदर ही अंदर वो सोचता है वो अपनी असली एबिलिटी नहीं बताएगा, क्योंकि उसे नहीं पता अगर वे फ्यूचर में दुश्मन बन गए तो अगर उसने अपनी असली एबिलिटी बता दी तो वो अपनी जिंदगी उनके हाथ में डाल देगा। फिर अकीरा यूरी से कहता है अपनी फिजिकल एबिलिटी को दिखाने के लिए, थोड़ा जंप करके अपनी स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए। यूरी मान जाती है और अपनी पावर का इस्तेमाल करके जंप करती है, लेकिन केरेसाकी अपने मन में सोचता है नहीं, अगर उसने यहाँ जंप किया तो कुछ गलत हो सकता है। यूरी जंप करती है और सीधा सीलिंग तक पहुंच जाती है, लेकिन इस दौरान उसका स्कर्ट उठ जाता है और सबके सामने दिखने लगता है। केरेसाकी अपनी आंखों को बंद कर लेता है। वो बड़ा आदमी भी अपनी आंखों को बंद कर देता है, लेकिन वो ठरकी बंदर जैसी शक्ल का आदमी नहीं करता, बल्कि उसकी आंखों में दिल बन जाते हैं। यूरी तुरंत समझ जाती है और गुस्से में अपनी स्कर्ट नीचे करके चिल्लाती है, उन सब ने उसे फुसला लिया, कितने बड़े ठरकी हैं वो लोग। उसके बाद सभी को अरीना में मैच के लिए बुलाया जाता है। मियोन माइक्रोफोन से अनाउंस करती है कि मैच का फॉर्मेट होगा 1v1 बैटल। बैटल तब खत्म होगी जब कोई बेहोश हो जाए, सरेंडर करे या मर जाए। पहला मैच होता है उस ठरकी आदमी और एक लड़की रिन काशिरीन के बीच। दोनों अरीना में एंटर करते हैं और टाइमर स्टार्ट हो जाता है, लेकिन फाइट शुरू होने से पहले रिन अपने अपोनेंट से कहती है क्या वो खुद सरेंडर कर सकता है, क्योंकि उसे लड़ने से डर लगता है, पर उसे पता नहीं अगर वो हारी तो उसके साथ क्या होगा। वो कहती है प्लीज वो सरेंडर कर दे और उसे जीतने दे, लेकिन वो बंदर जैसा आदमी हंसकर कहता है उसकी बातें तो काफी मीठी है, लेकिन उसे लगता है कि वो उस ड्रेस के नीचे कुछ छुपा रही है। रिन शांति से कहती है वो गलत समझ रहा है, वो सिर्फ ये ड्रेस इसलिए पहनी हुई है क्योंकि जब वो यहाँ आई थी उसके पास सिर्फ यही था। फिर वो कहती है ऑब्वियसली वो उसे ऐसे ही सरेंडर करने को नहीं कह रही है, वो उसे रिटर्न में एक अच्छा गिफ्ट भी देगी। ये सुनकर उस बंदर जैसे आदमी का अंदर का ठरकी फिर से जाग जाता है। वो कहता है उसका ऑफर तो काफी अच्छा है, लेकिन वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। उसकी एबिलिटीज बहुत ज्यादा खतरनाक है और अगर उसने उसे यूज किया तो वो मर भी सकती है। वैसे भी उसे लड़कियों पर हाथ उठाना पसंद नहीं है, तो क्यों ना वो कॉइन टॉस करके फैसला करे कि कौन सरेंडर करेगा। रिन तुरंत मान जाती है और कहती है ठीक है। वो हेड चूज करती है। वो लड़का बोलता है तो वो टेल्स लेगा। फिर वो कॉइन हवा में उछालता है, लेकिन उसके कैच करने से पहले ही एकदम से कई शार्प प्लेट्स उसके बॉडी के आर पार हो जाते हैं और वो तुरंत मर जाता है। सब लोग चौंक जाते हैं क्योंकि रेन ने बिना हिले उसे मार दिया था। अकीरा सोचता है ये क्या एबिलिटी थी, क्योंकि सबने सिर्फ इतना ही देखा कि रेन ने हाथ हिलाया और ब्लेड्स हवा में आ गए और उस आदमी को मार दिया। थोड़ी देर बाद मेडिक्स आते हैं उसकी कंडीशन चेक करने। मौत पक्की करने के बाद वो अनाउंस करते हैं कि उसके शरीर को डिस्पोज कर दिया जाएगा। ये देखकर यूरी का दिल टूट जाता है और वो रो पड़ती है। तब सबको समझ आ जाता है कि ये कोई सिंपल गेम नहीं है, ये तो असली जिंदगी और मौत का सवाल है। लेकिन उस समय पे केरेसाकी बोलता है वो खुद ही केयरलेस था, अगर वो थोड़ा और रुक जाता तो वो उसकी एबिलिटी समझ पाते, कितना फालतू था वो। यूरी गुस्से में चिल्लाती है कि वो किसी के मरने के बाद ऐसा कैसे बोल सकता है। तभी कोमागिरी भी उसकी साइड लेता है और कहता है वो भी ये बात नहीं मानता कि जो टीममेट अभी अभी अरीना में मरा हो उसके लिए ऐसा बोला जाए। वो उसे अपने शब्द वापस लेने के लिए बोलता है, लेकिन केरेसाकी मना करता है, वो अपने शब्द वापस नहीं लेगा। अकीरा को लगता है अगर ये झगड़ा अभी नहीं रोका गया तो टीम के अंदर एक बड़ी लड़ाई हो सकती है। तभी रिन वहां से सब कुछ सुन लेती है और अपनी टीम से कहती है इस टीम के अंदर की लड़ाई से उनका फायदा हो सकता है। लेकिन उसके टीम के मेंबर्स थोड़े उदास दिखते हैं, तो रिन बोलती है क्या वो लोग इसलिए गुस्से में हैं क्योंकि उसने किसी को मार दिया। वैसे उसने खुद कहा था कि उसके पास ऐसी एबिलिटी है जो उसे मार सकती है, अगर वो उसे नहीं मारती तो शायद वो बंदा उसे ही मार देता। तभी अकीरा बीच में आकर सिचुएशन को संभालता है। वो कहता है बस करो सब लोग, वो सभी एक टीम है, अभी उन्हें फोकस मैच जीतने पर रखना चाहिए, वो बाकी बातें बाद में कर सकते हैं। सभी लोग उसकी इस बात से सहमत करते हैं और वातावरण थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। अगले मैच का अनाउंसमेंट होता है जो कि कामागिरी वर्सेस एक लड़की जिसका नाम होता है तातारा रिंगो उसके बीच में होता है। केरेसाकी नोटिस करता है कि तातारा बहुत ही ज्यादा शांत लग रही है, जबकि उसका अपोनेंट कामागिरी जैसा पावरफुल आदमी है। वो कामागिरी को सावधान करता है थोड़ा संभल के रहने के लिए, कहीं वो बंदर वाली परिस्थिति दोबारा ना हो जाए। कामागिरी कॉन्फिडेंटली कहता है फिक्र की कोई बात नहीं है, लेकिन वो खुद भी नोटिस करता है कि तातारा का बर्ताव काफी अलग है। टाइमर स्टार्ट होता है और जैसे ही शैकल्स खुलते हैं कामागिरी सीधा उस पर चार्ज करता है, लेकिन उससे पहले ही तातारा अपना हाथ उठाती है और सीधा सरेंडर कर देती है। सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं, उस लड़की ने बिना फाइट किए ही गिव अप कर दिया होता है। कामागिरी को सीधा विनर घोषित कर दिया जाता है और वो अरीना से वापस लौट आता है। मैच खत्म होने के बाद रिन तातारा से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। तातारा जवाब देती है क्योंकि उसका अपोनेंट काफी स्ट्रॉन्ग था और उसे पता था कि वो उससे नहीं जीत सकती। जब उसने उसकी एबिलिटी कॉपी करने की कोशिश की तो कुछ भी नहीं हुआ। जब वो किसी एबिलिटी को कॉपी करके तुरंत समझ नहीं पाती, इसका मतलब होता है कि उस एबिलिटी में कोई स्पेशल कंडीशन होती है जो उसके काम की नहीं होती।
वैसे तातारा की एबिलिटी ये होती है कि वो किसी भी अपोनेंट की एबिलिटी कॉपी कर सकती है, लेकिन सिर्फ 10% ताकत के साथ। तो जब उसने कामागिरी की एबिलिटी कॉपी करने की कोशिश की, जिसमें कामागिरी 2 सेकंड्स के लिए इनविंसिबल हो जाता है, तो उसे सिर्फ 0.2 सेकंड्स की इनविंसिबिलिटी मिली, जो कि किसी भी काम की नहीं थी। रिन गुस्से में आकर कहती है वो उसे माफ नहीं करेगी। उसे पता भी है ये टीम बैटल है, अगर वो उसकी वजह से हार गए तो पूरी टीम को सजा हो सकती है। लेकिन तभी एक लड़की उसे शांत करती है और वादा करती है कि नेक्स्ट राउंड में वो पक्का जीतेगी। रिन थोड़ा शांत होती है और कहती है ठीक है, और उससे माफी मांगती है कि वो थोड़ा ज्यादा गुस्से में आ गई थी। अब अगला मैच स्टार्ट होता है, कुरासाकी वर्सेस दूसरी टीम की एक लड़की के बीच। जैसे ही वो लड़की अरीना में एंटर करती है, रिन उसे याद दिलाती है कि अपना वादा मत भूलना। टाइमर शुरू होता है और जैसे ही शैकल्स खुलते हैं, वो लड़की अपना वेपन निकालती है, एक स्लिंग शॉट। वो स्लिंग शॉट से एक छोटी सी बॉल कुरासाकी की तरफ शूट करती है, लेकिन कुरासाकी उसे ब्लॉक कर लेता है। लेकिन अगले ही मूवमेंट सब शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो छोटी सी बॉल एक बड़ी गोल्डन बॉल में बदल जाती है। तब रिवील होता है कि यही उस लड़की की एबिलिटी है। कुरासाकी तुरंत रिएक्ट करता है और वो अपने स्टिक को बदल देता है एक स्वॉर्ड में। जैसे ही कुरासाकी अपनी स्वॉर्ड लेके उस लड़की पर चार्ज करता है, वो लड़की एकदम से 3 बॉल्स कुरासाकी पर शूट कर देती है। कुरासाकी उन तीनों से बड़ी आसानी से बच जाता है, लेकिन अचानक एक छोटी बॉल सीधा ऊपर से उसकी तरफ गिरती है। कुरासाकी तुरंत अपनी स्वॉर्ड से उस बॉल को बीच से काट देता है। सब लोग देख के शॉक्ड रह जाते हैं। कुरासाकी अंदर ही अंदर सोचता है अच्छा वो उसने अपनी असली एबिलिटी अब तक उन्हें नहीं दिखाई। उसकी असली एबिलिटी यह थी कि वो स्टिक को ऐसी स्वॉर्ड में बदल सकता है जो किसी भी चीज को काट सकती है। वो लड़की ये देखकर समझ जाती है कि अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा। वो सरेंडर करने का सोचती है, लेकिन जब वो रिन की तरफ देखती है तो उसे रिन का डरावना चेहरा मिलता है। वो डिसाइड करती है कि वो अभी पीछे नहीं हटेगी। वो और बॉल्स निकालती है और एक के बाद एक कुरासाकी पर शूट करने लगती है। लेकिन जब तक कुरासाकी नोटिस करता है, वो पूरी तरह से गिर चुका होता है, बस अपने सामने वाली साइड को छोड़कर। तभी वो लड़की कहती है अब वो उसका लास्ट भागने का रास्ता भी बंद करने वाली है, और एक और बॉल कुरासाकी की तरफ फेंकती है, पर कुरासाकी उसे आसानी से खत्म कर देता है। लेकिन तभी एकदम से वो लड़की सीधा उसके ऊपर आ जाती है। उसने कुरासाकी को उलझा दिया होता है। उसके हाथ में अभी भी एक बॉल बची होती है, लेकिन कुरासाकी बिना टाइम वेस्ट किए एक नाइफ उसकी तरफ फेंकता है। वो नाइफ सीधा जाकर उसके स्लिंग शॉट को काट देता है और बॉल नीचे गिर जाती है। वो लड़की शॉक्ड होकर पूछती है कि इतने समय से उसने नाइफ छुपा रखा था। कुरासाकी जवाब देता है नहीं। फिर वो रिवील करता है कि जब उसने पहले अपनी स्टिक को तोड़ा था, तब उसने एक छोटा सा टुकड़ा छुपा लिया था, जिसे उसने चुपके से एक नाइफ में बदल दिया। कुरासाकी उस लड़की से कहता है वो उसे लास्ट चांस दे रहा है सरेंडर करने के लिए। वो लड़की हल्का सा स्माइल करते हुए कहती है थैंक्स उसे ये मौका देने के लिए। अचानक से वो लास्ट बॉल जो पहले गिर गई थी, कुरासाकी के पैर के नीचे आ जाती है। फिर वो बॉल बड़ी होती जाती है और सीधा उसके प्राइवेट पार्ट पे लग जाती है। कुरासाकी तुरंत ही बेहोश हो जाता है और मैच हार जाता है। थोड़ी देर बाद कुरासाकी होश में आता है तो देखता है कि अकीरा उसका मजाक उड़ा रहा होता है। अकीरा कहता है वो ही उस बंदर के हारने का मजाक उड़ा रहा था और अब वो खुद ही हार चुका है, बेवकूफ। कुरासाकी को गुस्सा आने लगता है। अब अकीरा की बारी होती है फाइट करने की। यूरी उसे सावधान करती है संभल के रहने के लिए। अगर वो भी हार गया तो उन सबका गेम ओवर हो जाएगा। अकीरा सीरियस हो जाता है और कहता है उसे पता है और ये सब कुछ इस बेवकूफ की वजह से हुआ है। वो अरीना में एंटर करता है और टाइमर शुरू होता है। अकीरा अपनी एबिलिटी के बारे में सोचता है कि उसकी पावर डिपेंड करती है कि सामने वाला उसके बारे में क्या मानता है। वो सोचता है लेकिन ये बंदा कौन है? क्या ये उसका अपोनेंट है जो उसके सामने खड़ा है, या पूरी दुश्मन टीम, या हो सकता है उसके खुद के टीममेट्स? अब ये सब पता करने का समय आ गया है। जैसे ही शैकल्स खुलते हैं, फाइट स्टार्ट होती है। अकीरा अपने टीममेट्स की तरफ देखता है और कैनन एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन कैनन एक्टिवेट नहीं होती। वो कहता है अब सेकंड ट्राई की बारी है। वो सीधा कुरासाकी की तरफ देखता है और कहता है उसने क्या सोचा वो इस बात को जाने देगा कि उसने एक हारने वाले का मजाक उड़ाया था और वो खुद भी एक मैच हार गया। अगर अकीरा अब नहीं जीता तो उसकी पूरी टीम हार जाएगी। वो बस एक परेशानी है, इसलिए वो उसे यही मार डालेगा। तभी अचानक कैनन एक्टिवेट हो जाती है और अकीरा सच में सीधे कुरासाकी की तरफ कैनन से फायर कर देता है, लेकिन कुरासाकी कैनन का शॉट डॉज कर लेता है। तब अकीरा कहता है वो अभी तो मजाक कर रहा था, लेकिन ये उसे एक सबक के तौर पे लेना चाहिए। उसका ओपोनेंट डर जाता है और कहता है ये बंदा तो बहुत ही खतरनाक है। अकीरा अंदर ही अंदर सोचता है सॉरी कुरासाकी, लेकिन उसकी एबिलिटी एक्टिवेट करने का सिर्फ यही तरीका था। अब जब उसका ओपोनेंट विश्वास कर लेता है कि अकीरा की एबिलिटी कैनन है, तो अकीरा अब उसे आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। अब वो अपने अपोनेंट पर बहुत सारे कैनन के शॉट्स फायर करता है, लेकिन उसका अपोनेंट एक बैरियर से खुद को बचा रहा होता है।
चाहे अकीरा जितनी भी बार फायर करे, हर शॉट नाकामयाब हो जाता है। अपोनेंट घबराहट में चिल्लाता है, ऐसे तो वो मर जाएगा। तभी लड़कियां उसे चीयर करने लगती है। रिन कहती है किसी लड़के को ऐसे चीयर नहीं करते, ये है असली तरीका। फिर वो उससे कहती है कि अगर वो जीत गया तो वो 2 लड़कियां उसे सब कुछ देगी जो वो मांगेगा। ये सुनकर वो बंदा एकदम से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, वो भी एक ठरकी स्माइल के साथ। लेकिन तभी अचानक एक जूता उसके मुंह पे आके लगता है और अकीरा अचानक उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। वो उससे अपने दोनों हाथों को ऊपर करके सरेंडर करने को कहता है। अकीरा एक्सप्लेन करता है जब उसने पहली बार उसे हिट किया तो उसका बैरियर एक्टिवेट हुआ था, क्योंकि उस समय उसका हाथ जमीन को छू रहा था। लेकिन जब उसने उस पे जूता मारा तब उसका हाथ जमीन पे नहीं था और उसका बैरियर एक्टिवेट नहीं हुआ। इसका मतलब उसका बैरियर सिर्फ तब एक्टिवेट होता है जब उसका हाथ जमीन को टच करता हो। आखिर में वो बंदा सरेंडर कर देता है और अकीरा मैच जीत जाता है। मैच के बाद केरासाकी गुस्से में अकीरा से पूछता है कि उसने उसे उस समय शूट क्यों किया था। अकीरा शांति से जवाब देता है सब ठीक है, उसने उसे हिट तो नहीं किया ना। केरासाकी और गुस्से से चिल्लाता है अगर उसने डॉज नहीं किया होता तो वो मर गया होता, इसलिए वो उसका बदला जरूर लेगा। अब अगला मैच शुरू होता है यूरी और उसके अपोनेंट के बीच। कामागिरी यूरी की एबिलिटी पर थोड़ा शक करता है और कहता है वो तो बस एक सिंपल सी लड़की है, चाहे उसकी ताकत 5 गुना भी हो जाए इससे ज्यादा कुछ फायदा नहीं होगा। टाइमर शुरू होता है और जैसे ही शैकल्स खुलते हैं फाइट स्टार्ट हो जाती है। यूरी का ओपोनेंट एक ऐसी एबिलिटी यूज करता है जिससे उसकी बॉडी स्टील की तरह हार्ड हो जाती है, लेकिन यूरी बिना किसी हिचकिचाहट के एकदम रॉकेट की स्पीड से उस पर चार्ज करती है और एक इतना पावरफुल पंच उसे मार देती है कि वो सीधा दीवार में जा टकराता है। अपोनेंट तुरंत ही नॉकआउट हो जाता है और मैच यूरी की जीत के साथ खत्म हो जाता है। अकीरा फिर कामागिरी की तरफ देखकर कहता है उसकी एबिलिटी सिर्फ ताकत और स्पीड को 5 गुना नहीं करती, बल्कि इससे उसके पंच में एक मोमेंटम आ जाता है जो उसे और भी ज्यादा पावरफुल बना देता है। तभी उस समय मियोन वहां आ जाती है और अनाउंस करती है कि यह था सेकंड प्रोग्राम का अंत, लेकिन तीसरा प्रोग्राम शुरू करने से पहले जो टीम हार चुकी है उन्हें पनिशमेंट मिलेगी। उसके बाद सभी के आंखों पर पट्टी लगा दी जाती है और उन्हें एक नए लोकेशन पर ले जाया जाता है। मियोन बताती है कि उनके आंखों से पट्टी हटा दी जाएगी जब पनिशमेंट शुरू होगी, जिससे वो हारने वाली टीम को सफर करते हुए देख सकते हैं। चलते वक्त अकीरा अपने मन में सोच रहा होता है ये पनिशमेंट किस लेवल की होगी, कहीं किसी को मारने का प्लान तो नहीं। लेकिन जैसे ही सब लोग एक रूम के अंदर एंटर करते हैं वो देखते हैं कि वहां तो बहुत सारा खाना लगा हुआ है। मियोन उन सबका स्वागत करती है और बताती है कि अब वो लोग मजे से खाना एंजॉय कर सकते हैं, जबकि हारने वाली टीम उनके अंडर काम करेगी। सब लोग चौंक जाते हैं। अकीरा सोचता है क्या ये थी वो पनिशमेंट जिससे वो इतना डर रहे थे। खाना खाते समय रिन अकीरा से कहती है उसे सबसे ज्यादा शौक तब लगा जब उसने अपने ही टीममेट पर फायर किया था, उसे अब उसके बारे में और जानना है। अकीरा सीरियस हो जाता है और उसे दूर रहने को कहता है। वो अपने मन में सोचता है ये लड़की खतरनाक है, उसे इससे कोई लेना देना नहीं रखना है। थोड़ी देर बाद अकीरा यूरी से कहता है उसे वो चाय का कप पास करने के लिए। यूरी बोलती है क्यों नहीं। यूरी कहती है उसके हाथ में थोड़ा दर्द हो रहा है, शायद उसके लास्ट पंच की वजह से। अकीरा उसका हाथ पकड़ता है जिससे यूरी थोड़ा शर्मा जाती है। अकीरा यूरी के हाथ पर एक रुमाल बांध देता है और बोलता है शायद ये उसकी थोड़ी मदद कर दे। तभी केरेसाकी एक लड़की से कहता है जाकर उसके लिए एक चाय लाने के लिए। अकीरा बोलता है कि वो बहुत ज्यादा बुरा बर्ताव कर रहा है। केरेसाकी घमंड में जवाब देता है हाँ, क्योंकि वो विनर है। अकीरा तुरंत कहता है लेकिन वो तो जीता ही नहीं था। केरेसाकी बिल्कुल चुप हो जाता है। वही लड़की जिसे उसने चाय लाने भेजा था अकीरा को शुक्रिया बोलती है और कहती है ये लड़का तो काफी दयालु है। अकीरा कहता है मिडिल स्कूल की लड़की के लिए ये सब काफी मुश्किल होता होगा, लेकिन वो लड़की सोचती है वो तो 3rd ईयर हाई स्कूल स्टूडेंट है, वो सिर्फ दिखने में छोटी है। ब्रेक के बाद तीसरा प्रोग्राम शुरू होता है। मियोन अनाउंस करती है कि हर टीम को अलग अलग रास्ता चूज करना होगा। वो इसके साथ एक और बात बोलती है कि जो पनिशमेंट अभी तक दी गई थी वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था, असली पनिशमेंट तो अब शुरू होगी। सबको कहा गया था एक अलग अलग टनल चुनने के लिए। उन्हें पता चलता है कि अब वो सभी अलग होने वाले हैं। केरेसाकी कहता है हो सकता है जब वो अगली बार मिलेंगे तो दुश्मन बन चुके हों। अकीरा कहता है कोई दिक्कत नहीं है, वो उसके जैसे लूजर को तो आसानी से हरा ही सकता है। केरेसाकी गुस्सा होकर बोलता है अगली बार जब वो उसे मिलेगा तो वो उसे मार देगा। कामागिरी बोलता है कि दुश्मन बनने में कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब ये होगा कि वो जिंदा तो रहेंगे। ये सुनकर सब स्माइल करते हैं। फिर केरेसाकी टनल में चला जाता है और उसके पीछे कामागिरी भी निकल जाता है। अब सिर्फ यूरी और अकीरा बच जाते हैं। अकीरा यूरी से कहता है ये रुमाल उसके लिए एक कीमती याद है। यूरी कहती है अगर ये उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट है तो वो उसे ये वापस लौटा सकती है, लेकिन अकीरा कहता है नहीं, वो उसे बस वादा करे कि वो ये उसे तब वापस देगी जब वो दोबारा मिलेंगे। यूरी शर्मा के कहती है ठीक है, वो उसे वापस दे देगी और वो भी अपना ख्याल रखे।
अकीरा वहां से चला जाता है, ये सोच के कि शायद उसकी बातों से यूरी को थोड़ा हौसला मिला होगा। थोड़ी देर बाद अकीरा एक रूम में पहुंचता है जहां उसे एक फोन मिलता है। उसके हाथ के शेकल्स खुल जाते हैं और उसके बाद उसे रूल्स बताए जाते हैं कि उसके पास अब 100 पॉइंट्स है और 1000 पॉइंट्स इकट्ठा करो, गुड लक। उसके बाद कॉल कट हो जाता है और एक दरवाजा उसके सामने खुलता है। अकीरा बाहर निकलता है और देखता है कि वो एक जंगल के बीच में खड़ा है। वही आवाज उसे एक्सप्लेन करती है कि हर बार जब वो किसी को हराएगा तो उसे 10 पॉइंट्स मिलेंगे। अकीरा समझ जाता है कि इस जंगल में सिर्फ वो अकेला नहीं है, उसके जैसे यहाँ और भी लोग हैं, इसलिए वो उस जगह को एक्सप्लोर करने निकल पड़ता है। लेकिन अचानक उसके सामने एक लड़का आ जाता है जो उसका रास्ता रोक लेता है। टाइमर शुरू हो जाता है, लेकिन जैसे ही टाइमर खत्म होता है वो लड़का कहता है नहीं, वो उससे फाइट करने नहीं आया, वो उसे शामिल करना चाहता है। अकीरा अभी इस बात को पूरी तरह समझ भी नहीं पाया था कि एक ग्रुप वहां अचानक भागते हुए आता है। वो लोग किसी का पीछा कर रहे होते हैं और वो और कोई नहीं बल्कि यूरी होती है। यूरी तुरंत अकीरा के पीछे छुप जाती है। जब वो लोग पास आते हैं तब वो लड़का कहता है फिक्र मत करो, वो उन्हें बचाएगा। उनमें से एक बंदा उसकी तरफ देखकर कहता है वो पक्का ग्रीन टीम से है, वो उन दोनों को उनके बॉस के पास लेकर जाएंगे जिससे वो बहुत खुश होंगे। फिर वो लोग अजीब तरह से बर्ताव और डांस करने लगते हैं। वो कहते हैं कि वो सभी रेड टीम के लोग हैं। अकीरा समझ नहीं पाता कि ये रेड टीम और ग्रीन टीम का क्या सीन है। वो उन लोगों को ध्यान से देखता है और नोटिस करता है कि एक बंदा बिल्कुल टकला है, दूसरे का सर बिल्कुल केले की तरह है और तीसरा तो वैसे ही अजीब बर्ताव कर रहा होता है। अचानक वो अजीब सा बंदा अपने हाथ को कैनन में बदल देता है। यूरी शॉक हो जाती है और तुरंत अकीरा से कहती है इसके पास भी एक कैनन है, बिल्कुल उसकी एबिलिटी जैसे। टकले वाला बंदा ये सुन लेता है और वो भी चौंक जाता है, लेकिन अकीरा एक स्माइल के साथ बोलता है हाँ, उसके पास भी कैनन एबिलिटी है। ये सुनकर वो तीनों घबराने लगते हैं। अकीरा उस मोमेंट का पूरा फायदा उठाता है और अपने हाथ को कैनन में बदलकर एक शॉट फायर करता है और ब्लास्ट की वजह से जो धुआं निकलता है उसका यूज करके वो यूरी के साथ वहां से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो तीनों अपने होश में आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो उन्हें खो चुके हैं। टकले वाला गुस्से में कहता है ये नामुमकिन है। अब वो अपने बॉस को क्या बताएंगे कि उन्होंने कैनन वाले लड़के को भगा दिया। इन्हीं सब के बीच एक दूसरी जगह पर रिन काशिरीन को दिखाया जाता है। वो एक अंधेरी और डरावनी जगह पर चल रही होती है और उसके हाथ में एक कटा हुआ सर होता है। उसके सामने दो लोग चेयर्स पर बैठे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ अकीरा को फाइनली ये पता चलता है कि जो लड़का उन्हें पहले मिला था वो असल में कोई दुश्मन नहीं बल्कि एक दयालु इंसान होता है जो उनकी मदद करना चाहता था। अकीरा उसे शुक्रिया कहता है और पूछता है क्या वो उसे रेड टीम और ग्रीन टीम का सीन अच्छे से समझा सकता है। तब वो लड़का एक्सप्लेन करना शुरू करता है कि थर्ड प्रोग्राम का मेन कॉन्सेप्ट टीम्स बनाना है। वो ग्रीन टीम से और जो लोग उन पे अटैक कर रहे थे वो सब रेड टीम से थे। उसने और बताया कि रेड टीम बहुत ही खतरनाक है, जिसे दो बहुत ही पावरफुल लोगों के द्वारा चलाया जाता है जिनके पास बहुत ज्यादा दिमाग और क्रेजी एबिलिटीज है। अकीरा उसकी बात सुनकर कहता है उसने कहा था कि वो उसे शामिल करना चाहता है। उसके बाद वो लड़का अकीरा और यूरी को ग्रीन टीम के बेस में ले जाता है। वहां पहुंचकर अकीरा और यूरी दोनों चौंक जाते हैं क्योंकि वो बेस पूरे किसी गांव की तरह होता है। वहां पूरे घर बने हुए होते हैं और लोग नॉर्मल जिंदगी जी रहे होते हैं, कोई खेती कर रहा होता है तो कोई काम। तभी एक लड़की उनकी तरफ भागते हुए आती है। उसके हाथ में एक छोटा बच्चा होता है। अकीरा शौक होकर पूछता है ये बच्चा ऐसी जगह पर कैसे पहुंचा। वो लड़का जवाब देता है इसका नाम तारो है, ये यहीं पैदा हुआ था। जब इसकी माँ यहाँ आई थी तब वो 3 महीने से प्रेग्नेंट थी। अकीरा ने नोटिस किया कि यहाँ प्रेग्नेंट महिला, छोटे बच्चे और बूढ़े लोग भी मौजूद हैं। वो अपने मन में सोचता है इतने सारे लोगों का ध्यान रखना कोई आसान काम नहीं है, इसका मतलब ग्रीन टीम के लोग काफी ताकतवर होंगे। थोड़ी देर बाद वो दोनों लीडर से मिलते हैं। वो अपना परिचय देता है और कहता है उसका नाम शिरासागी है, वो शायद अकीरा है और उसकी एबिलिटी कैनन है। उन्हें उन जैसे लोगों की जरूरत थी क्योंकि उनके पास उसकी एबिलिटी जैसे स्ट्रॉन्ग पावर्स वाले लोगों की कमी है। अकीरा थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और सोचता है उसे लगा था कि यहाँ सबके पास बहुत पावरफुल एबिलिटीज होंगी। फिर शिरासागी यूरी से उसकी एबिलिटी के बारे में पूछता है। यूरी बताती है कि वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को 5 गुना बढ़ा सकती है। वो सभी लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं ये तो A+ लेवल की एबिलिटी है। सबके पूरी तरह शांत होने के बाद लीडर उन्हें समझाता है जैसे वो लोग जानते हैं थर्ड प्रोग्राम का गोल है 1000 पॉइंट्स इकट्ठा करना। वो बताता है कि उनके पॉइंट्स फोन पर दिखाई देते हैं और उन पॉइंट्स का इस्तेमाल वो खाना या किसी भी जरूरत की चीज को खरीदने में कर सकते हैं। फिर वो कहता है वो उन्हें इकट्ठा करते हैं उन मिशंस को पूरा करके जो ऑर्गेनाइजेशन उन्हें देती है। जब पहली बार वो यहाँ आया था सभी छोटी टीम्स के अंदर काम करते थे, लेकिन बाद में एक ऐसी टीम आती है जो बहुत फैलने लगती है और लोगों को जबरदस्ती शामिल करने लगती है। उनका कोई इरादा नहीं है इस जगह को छोड़कर जाने का। ये बात सच है कि ये जगह इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उन लोगों का मानना है कि 4th प्रोग्राम बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होगा।
अभी के लिए ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो 50 कमेंट्स का एम पूरा कर देना, क्योंकि मैं इसे अगले पार्ट में पूरा फिनिश कर दूंगा। इसलिए याद से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। और हाँ, अगर आप लोग सोच रहे हो कि ईडन जीरो यानी शिकी के एनिमे का क्या हुआ, क्योंकि मैंने 70 कमेंट्स का एम बोला था और अभी उस वीडियो पे 350 से ऊपर कमेंट्स हो चुके हैं और व्यूज भी, तो मैं इस वीडियो के बाद उसी एनिमे का अगला पार्ट बनाने जा रहा हूँ। तो इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे अगले अमेजिंग रिकैप वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।